हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझने से पहले दोस्तों, हमने कल जो लेक्चर लिया था वो उसका विषय था मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। और उसी लेक्चर में हमने इस बात की चर्चा की थी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम कहते हैं, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड चट्टानों से हुआ है। ठीक है। और इसी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। तो निश्चित रूप से इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा माना जाता है हमारे मध्य प्रदेश को भी। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये बात ठीक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में फिर आद्य महाकल्प से लेकर के और प्राचीनतम कल्प तक की चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो इस बारे में भी हम अपनी पिछली वीडियो में जो है तो बात कर चुके हैं कि निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर और टर्शरी युग की चट्टान तक प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर अब मैं बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमने भौगोलिक विभाजन हम पढ़ते हैं, तो हम भौगोलिक विभाजन पढ़ते क्यों हैं दोस्तों? तो आप जब भी, चूंकि जब आप लगातार आगे आप पढ़ते जाएंगे तो हर विषय के बारे में जब आपको डीप थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, तब आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मैंने ये बात ऐसी क्यों कही। ठीक है। तो भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक प्रदेशों में हम अपने मध्य प्रदेश को इसलिए बांटते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो चट्टानें हैं उनमें विभिन्नता दिखलाई पड़ती है हमें। मतलब अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती हैं। साथ ही वर्षा की मात्रा में भी हमें असमान वितरण देखने मिलता है। कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पर मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में मिट्टियां भी, जो मृदा है वो भी विभिन्न प्रकार की मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इन्हीं मिट्टियों के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर, पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर या वनस्पतियों के आधार पर, इन सबको अगर मैं मिला दूं तो ये एक संदर्भ बन जाता है। और इसी संदर्भ के आधार पर हम मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभाजन के रूप में 3 प्रदेशों में हम बांट देते हैं। ठीक है। और इन 3 प्रदेशों में जो सबसे पहला प्रदेश हम पढ़ते हैं वो है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है आपका बघेलखंड का पठार और तीसरा है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसके बाद मैं बात करूं, पहला जो नंबर है आपका मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल में लगभग अपना 82% का हिस्सा रखता है। तो इसके आधार पर आप ये बात कह सकते हैं कि जो मध्य उच्च प्रदेश है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश भी इसे माना जाता है। अब हम अध्ययन की सुविधा से, या ये कह सकते हैं कि चूंकि ये बहुत बड़ा एक भौगोलिक प्रदेश है तो इसकी भी अनेक विभिन्नताएं हमें दिखलाई पड़ती हैं। उन विभिन्नताओं के आधार पर या अध्ययन की सुविधा के आधार पर हमने मध्य उच्च प्रदेश को भी कितने भागों में बांट दिया है दोस्तों? 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है। उनमें से पहला भाग है आपका मालवा का पठार, दूसरा भाग है आपका नर्मदा सोन घाटी, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है मध्य भारत का पठार और 5वां है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। अब अगर मैं इनकी भी बात करूं कि इन 5 में सबसे बड़ा कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें कौन सा आ जाता है दोस्तों? ये आप देखें, मालवा का पठार, ये पठार लगभग 28% भूभाग को अपने अंदर जो है समाहित किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं नर्मदा सोन घाटी का, तो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत लगभग 26% भूभाग को शामिल किया जाता है। इसके बाद है आपका रीवा पन्ना का पठार, इसमें लगभग 10.3% भूभाग को सम्मिलित करते हैं। फिर है मध्य भारत का पठार, 10.7% क्षेत्रफल को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। और इसके बाद है आपका जो 5वां है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार को हम इसमें 7.7% क्षेत्रफल को हम इसमें समाहित करते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके बारे में हम डिटेल से अभी हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में। तो
तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूं इसके बारे में, सामान्य जानकारी। इसके बाद जो हमारा आता है वो है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, तो बघेलखंड के पठार को अभी हम देखेंगे कि वो हमें दिखलाई पड़ता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी पठार है वो कौन से पठार है, आपका बघेलखंड का पठार ही है। बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7% क्षेत्रफल को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अगर मैं बात करूं तो अगर कभी प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, अगर ऑप्शन ये आते हैं आपके अंदर कि बताइए इनमें से कोई 4 ऑप्शन देता है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों, मालवा का पठार। ठीक है, अगर पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा भौगोलिक प्रदेश है, तब देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि सबसे छोटा जो है 7%, वो कौन सा पठार है, आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में। इसके बाद जो 3rd नंबर है आपका वो है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत लगभग हम 11% क्षेत्रफल को शामिल करते हैं। और चूंकि आपको पता है कि जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, मतलब कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भूभाग पर हमें यह पर्वत श्रृंखला जो है दिखलाई पड़ती है, जिसका विस्तार पश्चिम से लेकर के और पूर्व की ओर तक होता है। फिर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी को भी 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। जो पहला भाग है वो आपका है पश्चिमी सतपुड़ा, और इसके बाद आता है आपका पूर्वी सतपुड़ा, और पूर्वी सतपुड़ा के बाद आता है आपका मैकल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने माइंड में या अपने नोटबुक में इस चीज को आप एक बार ड्रॉ कर लें कि हमने कितने भागों में पढ़ा, और हर मध्य उच्च प्रदेश को फिर 5 भागों में, बघेलखंड का पठार है, फिर सतपुड़ा मैकल श्रेणी को हम 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि चर्चा के बिंदु। तो अगर किसी भी पठार के बारे में, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दोस्तों, प्री में यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ मेंस में भी आपके, चूंकि ये ज्योग्राफी मध्य प्रदेश के भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, तो यहां से प्रत्येक वर्ष मेंस मुख्य परीक्षा में आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो अगर कभी पूछे आपसे कि बताइए मालवा के पठार के बारे में चर्चा करिए, या बताइए मालवा के पठार के बारे में, तो आपको अभी तक जो 2019 तक की मैं बात करूं, तो अभी तक चूंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उस सिलेबस के अनुसार हम 100 शब्दों में अपना आंसर देते हैं। तो अगर पूछता है आपका कि मालवा का पठार या किसी भी पठार के बारे में, तो आपको चर्चा किस किस बिंदु पर करनी होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम उस पर्टिकुलर पठार की अवस्थिति के बारे में। ठीक है, चाहे वो बुंदेलखंड का पठार हो या चाहे वो बघेलखंड का पठार हो, कि वह जो पर्टिकुलर पठार है वो है कहां पर, किसके दक्षिण में, किसके पूर्व में, किसके पश्चिम में। तो ये जब आप चर्चा करेंगे तो ये उस पठार की लोकेशन हो जाएगा, ये उस पठार की अवस्थिति को दर्शाएगा। इसके बाद आप बता सकते हैं क्षेत्रफल के बारे में, कि जैसे मैंने बात की कि रीवा पन्ना का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.3% भूभाग को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, तो इसकी भी चर्चा आप कर देंगे। फिर निर्माण, अब निर्माण को समझने के लिए कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें आप जब उस लेक्चर को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमने चट्टानों के आधार पर मध्य प्रदेश को विभाजित किया था, तो आप जान पाएंगे उस लेक्चर के माध्यम से कि पर्टिकुलर जो पठार है आपका वो किस प्रकार की चट्टान से निर्मित हुआ होगा। इसके बाद जिले, तो निश्चित रूप से इस पर भी हमने लेक्चर दिया हुआ है, जब हमने मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों के बारे में पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने अच्छे से किया होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको दिक्कत या समस्या नहीं होगी कि मालवा के पठार के अंतर्गत हम किन किन जिलों को शामिल करते हैं। इसके बाद नदियां, अब नदियां की पर्टिकुलर पठार से या क्षेत्र से किस किस प्रकार की या कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनके बारे में 2-4 नदियों के बारे में आप बता देंगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है जलवायु, और जलवायु में आप बताएंगे वर्षा की मात्रा और तापमान, कि ग्रीष्म काल में तापमान कितना रहता है उस प्रदेश में, या शीतकाल में कितना तापमान होता है उस प्रदेश में, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आता है आपका मृदा, तो जो कि जैसे आपको पता है चट्टान के बारे में, जैसी चट्टान होगी उसी के अपरदन और अपक्षरण के फलस्वरूप जो है तो मृदा का निर्माण होता है। तो पर्टिकुलर प्रदेश में काली है मृदा है या लाल पीली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, ये आपको उस अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। फिर मृदा पर ही आधारित है आपकी फसलें, और फसलों के साथ ही वहां पर कौन कौन से किस किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो जब आप
ये तो जब आप इतनी सारी जानकारी को अपने उस आंसर में लिख देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वो पूर्णतः कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं जो हमने अभी तक आरेख के माध्यम से देखा समझा है, उसी को हम एक मानचित्र के, मध्य प्रदेश के मानचित्र में समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आइए, अब जो जिस आरेख की हमने अभी तक बात की थी उसी आरेख को अब हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको आप देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में बना हुआ है, मैंने मध्य प्रदेश को बनाया हुआ है, और जो हमने 3 भाग पढ़े थे, मध्य उच्च प्रदेश और बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो उसका भी जो हमने विभाजन किया था वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लगभग दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि हमारा जो मध्य प्रदेश से मैंने बात की थी कि वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित होने के कारण वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश का जो उत्तरी सीमा का जो निर्धारण करती है वो लगभग यमुना नदी करती है। इसी तरह से अगर दक्षिणी सीमा की मैं बात करूं तो यहाँ पर से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। तो वहीं पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपके बघेलखंड का पठार है, और साथ में आपके छत्तीसगढ़ का मैदान भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान जो है मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, और साथ में अगर मैं पश्चिम की ओर बात करूं तो यहाँ पे जो अरावली श्रेणी है जो कि आपके राजस्थान में है, तो ये अरावली श्रेणियां जो है मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब याद करिए वो जो हमने आरेख बनाया था, आरेख में मैंने लिखा था मध्य उच्च प्रदेश और उसके 5 भाग। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हमने किन किन प्रदेशों को शामिल किया था, तो उसमें हमने देखा था कि मालवा का पठार था, नर्मदा सोन घाटी है, साथ में आपका रीवा पन्ना का पठार है, बघेलखंड का पठार है और मध्य भारत का पठार है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो लगभग ये यहां से लेकर ये पूरा नर्मदा सोन घाटी का ये पूरा क्षेत्र, फिर यहां से लेकर और ये जो क्षेत्र आपको देखने मिलता है ये पूरा उत्तर का, ये किस प्रदेश का भाग है, ये मध्य उच्च प्रदेश का भाग है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि अब अगर मैं थोड़ा सा मध्य उच्च प्रदेश की बात करूं तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 82% हिस्सा अपने आप में समाहित किए हुए हैं। ठीक है, इसकी जो आकृति हमें दिखलाई पड़ती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ये नर्मदा सोन घाटी है और ये पूरा क्षेत्र, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, क्योंकि ये तो बुंदेलखंड का जो पठार है ये जो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है वो हमने किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड का पठार सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में है। ये जो बुंदेलखंड के पठार का अधिकतम जो विस्तार मिलता है हमें वो उत्तर प्रदेश में मिलता है, जबकि सेम ऐसे ही मध्य भारत का पठार, इस मध्य भारत के पठार का विस्तार हमें मध्य प्रदेश के इन जिलों में देखने मिलता है, लेकिन इसका मोस्टली विस्तार कहां पर है, यहाँ पर कौन सा प्रदेश है, राजस्थान, तो राजस्थान में देखने मिलता है। तो अगर आप इस आकृति को ऐसा अगर आप मिला देते हैं तो वो एक आकृति कैसी बन जाती है, त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो हमने 5 भागों में बांटा था, उन 5 भागों में से पहला जो भाग है आपका वो है आपका मालवा का पठार। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको हर प्रदेश का वर्णन, हर पठार का वर्णन जो है करना है। तो आइए कि कैसे करेंगे। तो अगर एक बार ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको फिर जब आप अपनी आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ेगा कि अब क्या लिखूं। अगर ये बिंदु आपके जेहन में है, आपके दिमाग में है कि हमें किन किन बिंदुओं पर बात करनी है, तो निश्चित रूप से आपको अपने परीक्षा के समय पर सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और जैसे आपने क्वेश्चन देखा आप अपना तुरंत आंसर जो है फॉर्मेट करने लग जाएंगे। तो कैसे करेंगे ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर मैं बात करूं, पहला है आपका जैसे कि मालवा का पठार। मालवा के पठार में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मालवा के पठार की अवस्थिति, पोजीशन कहां पर है। ठीक है, तो एक तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मालवा का पठार कहां है, तो इसको आप एक शब्द में वो बोल सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर है। लेकिन थोड़ा सा अगर और विस्तृत में अगर आपको बताना पड़ जाए तो आप बता सकते हैं कि मालवा का जो पठार है वो मध्य भारत के पठार के दक्षिण में है, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में है और अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के
पश्चिम में स्थित है। तो ये इस प्रकार से आप किसी भी पठार की क्या निकाल सकते हैं, अवस्थिति को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो क्षेत्रफल अभी मैंने लिखा हुआ था जब हमने आरेख को पढ़ा था कि मालवा के पठार का जो कुल क्षेत्रफल मिलता है हमें, वो मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 26% हमें मिलता है, 26%। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो जिलों में एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम लगभग 18 जिलों को, मध्य प्रदेश के 18 जिलों को शामिल करते हैं। और तो यहां से आप रतलाम से चालू कर देंगे। याद रखिएगा कि मालवा के पठार में हम नीमच को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मालवा का पठार हो गया। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ पर आप एक सीमा का निर्धारण ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आप मंदसौर कर दें, यहाँ पर ये जो लास्ट सीमा है ये सागर की है, और यहाँ पर जो सीमा है ये झाबुआ की है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब जितने भी जिले हैं, जैसे कि भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, यहाँ पर उज्जैन हो गया आपका, इंदौर हो गया, तो जितने भी लगभग जिले हैं उन सारे जिलों को आप यहाँ पर समाहित कर सकते हो। लेकिन चूंकि आपको अपने आंसर में सभी जिलों के नाम तो लिखने नहीं है, तो आप 2-4 जिलों के नाम लिख करके और अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैं बात करूं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निर्माण, कि मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों अभी जो हमने इससे पहले का जो लेक्चर देखा था उसमें देखा था कि मालवा के पठार का जो निर्माण दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से हुआ है। अब आपको पता है कि अब दक्कन क्रम की जो बेसाल चट्टानों के ही अपर्दन और अपक्षय से, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि मृदा। तो देखिए कि जिस प्रकार की चट्टान जिस प्रदेश में होगी, निश्चित रूप से उसी चट्टान के अपर्दन और अपक्षय के फलस्वरूप जो है उस प्रदेश में उसी प्रकार की मिट्टी जो है बनेगी। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बेसाल चट्टानों से। और आपको पता है कि बेसाल चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से हमें काली मिट्टी मिलती है। तो मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मोस्टली वो काली प्रकार की मिट्टी मिलेगी आपको। इसके बाद देखते हैं फसल। तो आप बताइए कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो व्यापारिक फसलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो प्रमुख फसल है वो है कपास की फसल। साथ में यहाँ पर ऐसा नहीं, सोयाबीन की फसल भी होती है। तो ये तो कुछ व्यापारिक फसलें हैं, लेकिन जो प्रमुख फसल है आपको याद रखना है वो कपास है। इसके साथ में आपको सोयाबीन भी मिल जाएगा, आपको गेहूं भी मिल जाएगा, सारी फसलें यहाँ पर होती हैं। इसके बाद मैं बात करूं जलवायु की, कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है। तो पढ़ते हैं हम कि मालवा के पठार की जो जलवायु है वो सम जलवायु होती है। सम जलवायु का मतलब होता है कि गर्मियों में ना तो यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडियों में ही ना तो अधिक यहाँ पर ठंड होती है। ठीक है, तो मालवा के पठार की जो जलवायु है वो सम जलवायु कही जाती है। आपको याद होगा कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीनी यात्री का भी नाम आता है जिसका नाम फाहियान मिलता है। तो फाहियान जब आया था तो उसने भी मालवा के पठार की जो जलवायु बोला कि ये सर्वश्रेष्ठ जलवायु होती है यहाँ की। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो तब की बात थी, आज के समय पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मालवा के पठार की जलवायु हमने पढ़ा सम जलवायु। तो जलवायु के अंतर्गत ही हम तापमान देखते हैं कि तापमान जो है मालवा के पठार में कितना पाया जाता है। तो जब यहाँ पे आप ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में मालवा के पठार का जो तापमान मिलता है वो हमें 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें मिलता है। जबकि शीतकाल में यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक हमें प्राप्त होता है। और वर्षा की मात्रा चूंकि मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 75 सेंटीमीटर जो है वर्षा प्राप्त हमें होती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, अगर मालवा के पठार को भी मैं दो भागों में बांट दूं कि पूर्वी मालवा का पठार, पश्चिमी मालवा का पठार, तो पूर्वी मालवा के पठार की तुलना में पश्चिमी मालवा के पठार में वर्षा की मात्रा जो है हमें कम प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पश्चिमी मालवा के पठार में वर्षा 75 सेंटीमीटर हमें वार्षिक प्राप्त होती है, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा लगभग 125 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करूं नदियों की, कि मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर माही नदी हम पढ़ते हैं। माही नदी के साथ साथ आपका जो चंबल नदी है, जो छिप्रा नदी है, फिर है आपका काली सिंध है। तो ये अनेक नदियां यहाँ से जो है तो प्रवाहित होती हैं। इसके बाद खनिज, तो मैंने बताया था कि चूंकि मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है, लावा के ठंडे होने के क्रम में हुआ है। तो यहाँ पर खनिजों का नितांत अभाव जो है
पाया जाता है। ठीक है, खनिज यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं होते हैं। एक दो चार जिले छोड़ दिया जाए, जैसे मंदसौर को छोड़ दें तो मंदसौर से हमें स्लेट प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी जो ये क्षेत्र है वो खनिज की दृष्टि से जो है तो संपन्न क्षेत्र नहीं माना जाता। इसके बाद उद्योगों की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है कि जब यहाँ पर कपास जो है यहाँ की प्रमुख फसल है, तो कपास पर ही आधारित यहाँ पर अनेक जो है सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना यहाँ पर आपके जैसे कि देवास हो गया, उज्जैन हो गया, नागदा हो गया, इंदौर हो गया, और जो महीन कागज बनाने का कारखाना है जैसे कि जिसे हम टिश्यू पेपर बोलते हैं, वो भी हमारे इंदौर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये सारी जानकारी को अगर अपने आप जेहन में आप रखते हैं और बातों को आप लिखते चले जाएंगे तो वो एक क्रम से भी चीजें रिलेट होती चली जाएंगी और आपका उत्तर जो है काफी प्रभावी भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका मालवा का पठार। अब हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो आइए अब देखते हैं हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो इन्हीं बिंदुओं पर फिर से एक बार आप गौर करिए कि सबसे पहले हमें चर्चा करना है यहाँ पर कि जो नर्मदा सोन घाटी है वो उसकी अवस्थिति क्या है। तो अवस्थिति को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कि नर्मदा जो सोन घाटी है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में और कह सकते हैं मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें क्षेत्रफल की, तो जो आपका नर्मदा सोन घाटी है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 26% है, 26%। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% क्षेत्रफल नर्मदा सोन घाटी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको अब इसके अंदर आने वाली कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी में, तो यहाँ पर आपको पता है कि नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो लगभग मध्य प्रदेश के 14 या 15 जिलों से होकर गुजरती है और जहां जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है उन जिलों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका जबलपुर हो गया और आपका होशंगाबाद हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, तो इन जिलों को आप शामिल इसमें कर सकते हैं। अब निर्माण के क्रम में आप देखेंगे कि नर्मदा सोन घाटी को अगर निर्माण समझना है तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों यहीं पर जो हमने पिछला लेक्चर हमने बनाया था, पिछले लेक्चर में यही चीज आपको यहाँ पर ये काम आएगी। तो आपको पता है कि मालवे के पठार का जो निर्माण हुआ था वो दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से हुआ था। तो नर्मदा सोन घाटी को भी आप जब दो भागों में बांटेंगे तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका पूर्वी नर्मदा सोन घाटी और ये हिस्सा हो जाएगा आपका पश्चिमी नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो पश्चिमी नर्मदा सोन घाटी का भी निर्माण जो हुआ होगा वो दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से हुआ होगा। ठीक है, जबकि पूर्वी नर्मदा सोन घाटी का जो निर्माण हुआ है, अब यहाँ पर किस किस प्रकार की चट्टान मिलती है तो याद करेंगे आप कि यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टान भी हमें मिलती है, यहाँ पर हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं और जबलपुर के आसपास हमें कुछ धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो निर्माण कैसे हुआ तो कह सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी का जो पश्चिमी भाग है उसका निर्माण दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से हुआ होगा और जबकि जो पूर्वी भूभाग है वहां पर धारवाड़, गोंडवाना और विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए कि जो नर्मदा सोन घाटी का जो अब हम मृदा की बात करेंगे कि नर्मदा सोन घाटी का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर बेसाल चट्टान है, बेसाल चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप यहाँ पर किस प्रकार की मृदा होगी, काली मिट्टी ही होगी। ठीक है, तो और पूर्वी भाग की मैं बात करूं तो चूंकि इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ, विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ, तो काफी सारी चट्टानें हैं, तो वहां पर जो मिट्टी का रूप आपको रंग दिखाई पड़ेगा वो लाल और पीली मिट्टी होगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी में फिर फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो पूर्वी तरफ जो प्रमुख फसल होगी वो आपकी कपास ही होगी, जबकि जो पश्चिमी नर्मदा घाटी है यहाँ पर कपास होगी और पूर्वी नर्मदा घाटी में आपका जो है तो गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, ये प्रमुख फसलें यहाँ पर होंगी। अब जलवायु की दृष्टि जो नर्मदा सोन घाटी है इसकी जलवायु जो है तो यहाँ पर ठंड ऋतु में यहाँ पर अत्यधिक साधारण ठंड पड़ती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। फिर नदियों की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर सबसे जो प्रमुख नदी है वो नर्मदा नदी है, साथ में सोन नदी है और नर्मदा की काफी सारी जो हम पढ़ते हैं 41 सहायक नदी, तो उनके बारे में भी आप दो चार सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद खनिज की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर चूना पत्थर जो है, संगमरमर और लौह अयस्क की प्राप्ति हमें यहाँ पर होती है। आपको पता है कि जबलपुर का जो भेड़ा घाट है वो जो सफेद संगमरमर के लिए वो विश्व विख्यात है। इसके बाद मैं उद्योगों की बात करूं तो इन्हीं संगमरमर
जो के कारण यहाँ पर संगमरमर उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका नर्मदा वाला मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार की भी स्थिति हम देख लिए कि मध्य भारत का पठार कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि यह मालवा के पठार के उत्तर में, बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में और अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में यह स्थित है। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल हम लिखते हैं कि मध्य भारत के पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 10.7% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो ये आप इसका जो क्षेत्र देखेंगे कि ये है हमारा मध्य भारत का पठार। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि आपका मुरैना हो जाएगा, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी है, ग्वालियर का कुछ क्षेत्र है, साथ में नीमच है। तो इन जिलों को आप जो है मध्य भारत के पठार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि सिर्फ मध्य भारत के पठार में, मध्य प्रदेश में सिर्फ इन जिलों में ये इसके क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है, जबकि इसका जो मध्य भारत के पठार का मोस्टली जो क्षेत्रफल है वो कहाँ होता है, वो राजस्थान में मिलता है हमें। फिर निर्माण देख ले कि मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मध्य में विंध्य पर्वतमाला है। तो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर से बहुत सारी अनेक नदियां जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इन्हीं नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया और इस क्षेत्र में जो है ला करके डाल दिया गया, उन्हीं अवसादों के जमाव के फलस्वरूप, साथ ही आपको पता है कि यहाँ से हमारी मालवा के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है चंबल रिवर, और चंबल रिवर के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों के जमाव के फलस्वरूप भी आपका मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मृदा, तो चूंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष, जैसे कि चंबल नदी है, चंबल नदी प्रतिवर्ष यहाँ पर अपने कणों का, अपने अवसादों का जमाव करती है, तो इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी मिली आपको वो किस प्रकार की मिट्टी बनी, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बनती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो फसलों के कारण आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं कि जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, ये मध्य भारत के पठार की प्रमुख फसलें होती हैं। आपको पता है कि जो मुरैना है, मुरैना का जो गजक होता है, गजक किस चीज से बनता है, तिल से। तो तिल यहाँ पर सर्वाधिक होता है। ये प्री का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस जिले, मध्य प्रदेश के किस जिले में की गजक जो है प्रसिद्ध है, तो वो मुरैना जिला है। इसके बाद बात करें जलवायु की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो ठंड ऋतु में या शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु भी यहाँ की अधिक गर्मी वाली होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो आपका जिला है, जो शिवपुरी जो जिला है, वहां पर वो जिला सर्वाधिक मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला माना जाता है अब तक। ठीक है, यह सबसे न्यूनतम तापमान वहां पर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद वर्षा की मात्रा देखें तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर लगभग 75 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर और 55 सेंटीमीटर तक यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, किस पठार में होती है, तो वो पठार है आपका मध्य भारत का पठार। क्योंकि इस पठार के अंतर्गत मध्य एक जिला है आपका भिंड जिला, भिंड जिले में एक तहसील है जिसका नाम मिलता है गोहद तहसील। ठीक है, गोहद तहसील में कितनी वार्षिक वर्षा होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर, और यह जो वर्षा है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा यहाँ पर अभी तक मापी गई है। इसके बाद बात करें नदियों की, तो नदियों को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो आपकी यहाँ पर चंबल बेसिन का भी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर चंबल रिवर जो है तो सीमा बनाती है इस क्षेत्र में, और साथ ही कूनो हो गया, कुमारी हो गया, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद खनिजों की दृष्टि से यहाँ पर आप चूना पत्थर भी पाएंगे। चूने पत्थर के साथ साथ संगमरमर भी यहाँ पर, जो कि ग्वालियर जो है वहां पर रंगीन संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, तो संगमरमर हमारे मध्य प्रदेश में एक है जबलपुर का भेड़ाघाट, यहाँ पर सफेद संगमरमर है, जबकि ग्वालियर में जो है तो यहाँ पर रंगीन संगमरमर यहाँ से प्राप्त होता है। तो उद्योग की दृष्टि से चूंकि ये पहले क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर उद्योग, काफी सारे औद्योगिक क्षेत्र जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं मालनपुर का हो गया आपका, मालनपुर हो गया औद्योगिक क्षेत्र है ये एक, तो साथ ही साथ यहाँ पर दिया सिलाई उद्योग भी है, कत्था बनाने के कारखाने भी हैं शिवपुरी में, तो काफी सारे उद्योग या स्थापित यहाँ पर भी किए हैं। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार की स्थिति क्या है, तो आप देखेंगे
कि यह जो पठार है वो मध्य प्रदेश के उत्तर में या मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल कितना है, वो लगभग है आपका 10.7% क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद जिले कौन कौन से शामिल किए जाते हैं बुंदेलखंड के पठार में, तो यहाँ पर जिलों में आपके आ जाएगा जैसे कि छतरपुर हो गया, आपका टीकमगढ़ हो गया, निवारी हो गया, साथ ही आपका जो दतिया हो गया और शिवपुरी का कुछ क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण हुआ है, आपको पता था जब पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की चट्टान मिलती है, तो यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टान मिलती है। तो अतः बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की ग्रीस और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मृदा, जो कि ये जो क्षेत्र है वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब कि पत्थर यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। इस क्रम में यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है हमें वो दोमट प्रकार की मिट्टी मिलती है, और दोमट मिट्टियों के आधार पर ही यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं वो मोटा अनाज यहाँ पर ज्यादा होता है। मोटा अनाज जैसे कि ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, चना हो गया इत्यादि जो है यहाँ पर इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, जलवायु की दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र यहाँ पर जो है तो ग्रीष्म ऋतु में जो है तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और शीत ऋतु में भी यहाँ पर का जो तापमान है वो अत्यधिक कम पाया जाता है। नदियों की दृष्टि से यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में जो सबसे प्रमुख नदी है वो बेतवा है, और बेतवा के साथ साथ यहाँ पर केन नदी भी इस क्षेत्र में, इस पठारी भाग में प्रवाहित होती है। और जो बुंदेलखंड का पठार है, चूंकि ये जो पठार है यहाँ पर पत्थर अत्यधिक मिलते हैं, तो खनिजों की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिजों का अभाव पाया जाता है। तो खनिजों का अभाव है मतलब कि यहाँ पर उद्योगों की भी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। ये क्षेत्र जो है उद्योगों की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। अब देखते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना के पठार को देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन है कि ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसका जो क्षेत्रफल है वो 10.7 नहीं है, वो है आपका 7.7%। ठीक है, क्योंकि 10.7 तो ये मध्य भारत के पठार का है। ठीक है, तो रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना के पठार की अवस्थिति को आप देखेंगे, स्थित कहां पर है ये, तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसका क्षेत्रफल, तो रीवा पन्ना के पठार का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 10.7%। ठीक है, इसके बाद अब रीवा पन्ना के पठार में किन किन जिलों को शामिल करते हैं हम, तो जिले कौन कौन से आ जाएंगे आपके, तो यहाँ पर रीवा जिला है आपका, सतना जिला है आपका, साथ में पन्ना जिला भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कटनी है, दमोह है, तो दमोह के भी कुछ तहसीलों को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब रीवा के पन्ना के पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो रीवा पन्ना के पठार का जो निर्माण हुआ वो विंध्यन क्रम की शैल समूहों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। क्योंकि यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती हैं, जैसे कि आपको पता है कि रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, हम पढ़ते हैं कि टोन्स हो गई, केन हो गई, बीहड़ नदी हो गई, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और इन्हीं नदियां, ये जब नदियां निकलती हैं विंध्यन से, तो अपने अवसादों का जमाव करती हैं रीवा पन्ना के पठार में, और इस पठार का निर्माण उन्हीं नदियों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। पठार की जलवायु देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है रीवा पन्ना के पठार की, वो जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर गर्मी जो होती है वो तो साधारण होती है, मतलब कि वहां का जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा देखने नहीं मिलता, वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन जो ठंड होती है वो अपेक्षाकृत वहां पर ठंड ज्यादा मिलती है। तो शीतकाल में यहाँ का जो टेम्परेचर हमें देखने मिलता है वो लगभग 8 डिग्री से लेकर के और 12 डिग्री के मध्य हमें देखने मिलता है। ठीक है, इसके बाद नदियों की बात करें तो नदियों की बात हमने कर ली है, यहाँ पर भी टोन्स हो गई, केन हो गया, बीहड़ नदी हो गई, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। खनिज की दृष्टि से, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चूना पत्थर हो गया आपका, गेरू हो गया, जिप्सम हो गया, ये यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। और इन्हीं खनिजों के पर आधारित यहाँ पर कई सारे सीमेंट उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना के पठार के बाद, चूंकि ये जो देखिए हमने बात कर ली यहाँ पर मालवा के पठार की, हमने बात कर ली नर्मदा सोन घाटी की, मध्य भारत के पठार की, बुंदेलखंड के पठार की और रीवा पन्ना के पठार की, और हमने ये देखा कि ये पांचों चीजें मिल करके आपके मध्य उच्च प्रदेश का निर्माण ये करते हैं।
ठीक है, जो मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक प्रदेश हो जाता है। अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया था कि मालवा का पठार, तो मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम पढ़ते हैं मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार है, और सिगार की जो ऊंचाई है वो लगभग 881 मीटर है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा सोन घाटी जो नर्मदा नदी है ये एक भ्रंश घाटी में होकर के बैठती है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी होने के कारण यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। ये भी हो गया आपका। फिर पढ़ा आपने बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो बुंदेलखंड यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध बाबा जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ये बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं बघेलखंड के पठार को, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो अब बात करते हैं बघेलखंड के पठार की अवस्थिति, स्थिति कहां पर है। तो आप देखिए कि हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के एकदम आपके पूर्व दिशा की ओर जो है आपका ये बघेलखंड के पठार है, यहाँ पर स्थित है। तो इसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग की ओर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि बघेलखंड के पठार का कुल क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% भूभाग है। ठीक है, और यही वो पठार है जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, जिसको हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो सबसे छोटा पठार है आपका बघेलखंड का पठार। अब इस पठार के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, तो जिलों में आपका हो जाएगा यहाँ पर सतना आ जाएगा, सीधी आ जाएगा, सिंगरौली आ जाएगा, आपका कटनी का भी कुछ क्षेत्र हो जाएगा, साथ ही आपका जो है उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर है। तो इन क्षेत्रों को भी आप यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, इन जिलों को शामिल कर लेते हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ बघेलखंड के पठार का, तो चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं, तो इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है बघेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जो निश्चित तौर पर यहाँ पे खनिज कौन कौन से होंगे, तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें खनिज प्राप्त होता है वो आपको पता है कि वो कोयला है। ठीक है, और नदियों की बात करूं मैं यहाँ पर, तो नदियां मुख्य रूप से यहाँ पर सोन है आपकी, जोहला नदी, रिहंद नदी, ये यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, फसलों की बात करेंगे तो चूंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो भी लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी पाने के कारण यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो आपकी चावल है, चावल के साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन और गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु भी यहाँ की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसमें कि ग्रीष्म काल में जो गर्मी है वो साधारण होती है, लेकिन शीत ऋतु में जो ठंड होती है वो थोड़ा सा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब तो ये तो था आपका बघेलखंड का पठार। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है कहां पर, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी ओर है, सबसे दक्षिण की ओर है, और इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर तक पाया जाता है। ठीक है, अब इसी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को हम अध्ययन की दृष्टि से जो है तो हम 3 पार्ट में इसको बांट करके हम पढ़ते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक है आपका ये पश्चिमी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा का जो विस्तार है वो हो तो जाता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है पश्चिमी सतपुड़ा का वो राजस्थान से शुरू होता है, और ये राजपीपला पहाड़ी के नाम से वहां से प्रारंभ होती है, और ये मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करती है यही राजपीपला की पहाड़ी, तो ये इसका विस्तार जो है पश्चिमी सतपुड़ा का वो बुरहानपुर दर्रे तक रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर हम किन किन मध्य प्रदेश के किन किन जिलों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे कि खंडवा हो गया, आपका खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, इन सभी जिलों को हम पश्चिमी सतपुड़ा में शामिल करते हैं। ठीक है, और पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनमें हम राजपीपला की पहाड़ी को शामिल करते हैं, साथ ही बड़वानी की पहाड़ी को शामिल करते हैं, अखरानी की पहाड़ियों को हम शामिल करते हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्वी सतपुड़ा का। अब पूर्वी सतपुड़ा का जो विस्तार है वो इस बुरहानपुर दर्रे से प्रारंभ होकर और ये कहां तक जाता है, बालाघाट तक। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, बालाघाट के साथ साथ आपका सिवनी जिला भी यहाँ पर है, आपका छिंदवाड़ा जिला भी है, बैतूल जिला है,
तो इन जिलों में जो है तो आपका पूर्वी सतपुड़ा का विस्तार पाया जाता है। अब ये जो पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्वी सतपुड़ा में ही सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। अब धूपगढ़ की जो कुल ऊंचाई है वो 1350 मीटर है और यहीं पर एक चौरागढ़ की पहाड़ी भी इसी पूर्वी सतपुड़ा का ही वो हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, अब ये जो पूर्वी सतपुड़ा का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्से से यहां से ताप्ती नदी निकलती है। चूंकि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है, तो ये ताप्ती नदी भी पूर्वी सतपुड़ा के दक्षिण से निकलते हुए और बुरहानपुर दर्रे से प्रभावित होते हुए ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मैकाल श्रेणी की। तो मैकाल श्रेणी का जो विस्तार है वो बालाघाट जिले से प्रारंभ होकर के बालाघाट, डिंडोरी और डिंडोरी के बाद ये आके आपके अनूपपुर तक विस्तारित है। और यहाँ पर आपको पता है कि मैकाल श्रेणी में ही एक पर्यटन स्थल है, एक जिसे कि अमरकंटक जानते हैं। और ये अमरकंटक जो है ये 3 नदियों का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। एक है आपकी नर्मदा नदी है, फिर है सोन नदी और तीसरी है आपकी जोहिला नदी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर अगर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है, वो मैकाल श्रेणी का, पूर्वी सतपुड़ा का या पश्चिमी सतपुड़ा का, तो उसका आंसर होगा दोस्तों, चूंकि महादेव ये पचमढ़ी जो है वो कहां पर है, वो इसी पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है ये। ठीक है, तो अब तो ये बात हो गई। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जो संपूर्ण हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है उसकी जलवायु कैसी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी मिट्टियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो अब फिर से मैं बात करता हूं कि आपको पता है कि हमने अभी बात की थी कि अब जब हम इनको इस क्रम में पढ़ते हैं तो ये जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ था दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी सतपुड़ा है या कह सकते हैं कि यहां से पूर्वी सतपुड़ा से या बुरहानपुर दर्रे से लेकर ये जितना भी सतपुड़ा का हिस्सा है इसका निर्माण कैसी चट्टानों से हुआ, दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से। जबकि ये जो सतपुड़ा है, जो पूर्वी सतपुड़ा जिसको हमने नाम दिया मैकाल श्रेणी, जिसको हमने नाम दिया, इसका जो निर्माण हुआ वो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी में किस प्रकार की चट्टान मिलती है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो आपकी धारवाड़ युग की चट्टानों से हुआ और गोंडवाना युग की चट्टानों से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चूंकि बेसाल चट्टान है तो बेसाल चट्टान के क्षरण से ये जो पश्चिमी सतपुड़ा है इस पे कौन सी मिट्टी होगी दोस्तों, तो वो कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी। और जबकि ये जो पूर्वी सतपुड़ा है इसका जो निर्माण धारवाड़ गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ तो यहां पर कौन सी मिट्टी होगी, तो यहां पे आपकी लाल प्लस पीली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर काली मिट्टी है तो फसल क्या होगी मुख्य रूप से, तो यहां पर फसल होगी आपकी कपास फसल होगी। और आपको पता है कि कपास उत्पादक जिले मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख है, खंडवा और खरगोन। सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो खरगोन जिले में होता है और इन्हीं को सफेद सोना उत्पादक जिला भी बोला जाता है, खंडवा और खरगोन को। तो अब यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी है पूर्वी सतपुड़ा में, तो लाल पीली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सी उपज होती है, तो यहाँ पर आपकी जैसे कि चावल हो गया, आपका हो गया गेहूं हो गया, तो चना हो गया, ये प्रमुख यहाँ की खाद्यान्न फसलें भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ की जो जलवायु है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की जलवायु के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा की मात्रा हमें पश्चिम से लेकर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी तक हमें कई सारी असमानता को देखने मिलती है। कैसे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम होती है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। यहाँ पर जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश के पश्चिम में लगभग 75 सेंटीमीटर की, जबकि मध्य प्रदेश की पूरब की ओर लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार भी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर है, तो संपूर्ण सतपुड़ा श्रेणी का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 75 से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो पचमढ़ी है, मतलब मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है महादेव,
या कि धूपगढ़, यहां पर आपका पचमढ़ी भी है। तो इसी पचमढ़ी में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है, और वो कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर, मतलब कि 199 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कहां होती है, तो वो होती है आपके मध्य प्रदेश में भिंड जिले में। ठीक है, भिंड जिले की गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इसके बाद बात करें कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें धात्विक खनिज मिलते हैं, जैसे कि आपका तांबा हो गया, जैसे कि आपका मैग्नीज हो गया, ये सब आपके बालाघाट में प्राप्त होते हैं, है ना। तांबे की आपकी मलाजखंड की खदान और मैग्नीज में आपकी भारवेली की खदान मध्य प्रदेश में विख्यात है। इसके बाद बात करते हैं कि जब यहाँ पर आप आते हैं तो हमने पढ़ा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमने पढ़ लिया। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको पता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। तो बैतूल जो हो गया, बैतूल में आपका कोयला ही वहां की प्रमुख खनिज है। ठीक है, उसी आधार पर यहाँ पर बैतूल में जो है तो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की स्थापना भी की गई है। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी सतपुड़ा है, पश्चिमी सतपुड़ा में हालांकि यहाँ पर जो है तो खनिजों का अभाव मिलता है हमें। ठीक है दोस्तों, अगर और खनिजों को देखें हम यहाँ पर, तो जैसे कि आपका होशंगाबाद में अगर गांव बड़ा फेमस है। यहाँ पर अगर गांव में आपका टंगस्टन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। साथ ही जैसे कि बैतूल हो गया, बैतूल में आपका ग्रेप गोट मिलता है खनिज, और साथ ही यहाँ पर ग्रेफाइट के लिए भी बैतूल जो है बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको बस एक ओवरऑल सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में मैंने बताया, और साथ में अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको पश्चिमी, पूर्वी और मैकल में बांट लिया, और पर्टिकुलर हर एक श्रेणी के हमने अलग अलग विशेषताओं के बारे में देख लिया। उसके बाद उनके खनिज के साथ साथ मिट्टी, उनका निर्माण, और कौन कौन से उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, तो अभी तक हमने जो देखा, तो हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशों में या भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हमने 3 प्रदेशों के बारे में पढ़ा, और बड़े मुझे लगता है कि ये हमने बड़े विस्तार से चीजों को किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कोशिश करिएगा कि घर में आप इसको बार बार 1 से 2 बार ध्यानपूर्वक देखें, और देखने के बाद खुद को में थोड़ा सा एनालाइज करें कि ये जो मैंने अभी बताया था आपको तरीका, कि किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान में रखना है और कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो अगर आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी कोई समस्या अपनी आंसर राइटिंग में नहीं होगी। तो दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।